नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सच्ची और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी जो आपकी नींदें उड़ा सकती हैं। तो अपनी लाइट्स बंद करिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब डर सिर्फ बाहर नहीं, रात के 2:30 बजे शहर के सबसे शांत और पुरानी कॉलोनी दुर्गा बस्ती की उस गली में सिर्फ कुत्तों की कभी कभार आने वाली भौंकने की आवाज और बिजली के खंभे पर टिमटिमाती पीली लाइट की कंपन गूंज रही थी। वहीं दूसरी ओर उस गली के अंत में बनी राम प्रसाद की 70 साल पुरानी हवेली में आज फिर 13वें दिन वही चीख गूंजी जो हर कोई सुनता तो था पर बोलता कोई नहीं था। इस हवेली में अब कोई नहीं रहता था, लेकिन लोगों का मानना था कि इस हवेली की चौखट पर पैर रखने वाला कभी लौट कर नहीं आता, और अगर आता भी है तो उसकी आंखें जैसे हमेशा कुछ खोजती रहती हैं और चेहरा वैसा रहता है जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। इसी कॉलोनी में एक 24 साल का लड़का सूरज अपने परिवार के साथ पिछले 5 साल से रह रहा था। एक साधारण नौकरी करता था और रात को देर से लौटता था। लेकिन उस रात जब वो अपनी ड्यूटी से लौटा तो देखा कि उसकी मां दरवाजे पर बैठी कुछ बड़बड़ा रही थी। वो बोली, वो फिर आई थी और कह रही थी इस बार तेरे बेटे को ले जाऊंगी। सूरज ने डांटा, मां पागल मत बनो, कोई नहीं आता। लेकिन मां के चेहरे पर वो डर साफ था जो शब्दों से बाहर छलक रहा था। उसी रात सूरज ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा, यह देखने कि आखिर मां जो कहती है उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं। अगली शाम सूरज ने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। सबने मना किया। सूरज, तुझे अपनी मां की तरह पागल बनना है क्या? लेकिन सूरज ठान चुका था। रात के 2:45 पर जब हवेली की छाया पूरे गली पर पड़ती है, सूरज अकेले गया और जैसे ही उसने लोहे का जंग लगा दरवाजा खोला, एक तीखी गंध नाक में घुस गई, जैसे सड़े हुए मांस और धूप बत्ती की मिली जुली बदबू। अंदर हर चीज धूल में लिपटी थी, लेकिन बीच में रखी एक बड़ी लकड़ी की कुर्सी एकदम साफ थी, जैसे कोई रोज उस पर बैठता हो। सूरज ने अपनी मोबाइल फ्लैश ऑन की। दीवार पर एक बहुत पुरानी फोटो टंगी थी जिसमें 3 लोगों के चेहरे थे, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा। लेकिन सूरज को अजीब बात यह लगी कि बच्चे का चेहरा धुंधला था, जैसे जानबूझकर पोंछा गया हो। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन सामने कोई नहीं था। फ्लैश को जैसे ही दीवार की ओर घुमाया, एक छाया वहां से सरकती दिखी। सूरज कांप गया, पर वो रुका नहीं। नीचे तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। उसने उतरने का फैसला किया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। नीचे जैसे ठंडी हवा की जगह गर्म सांसें चल रही थीं। वहां एक कमरा था, बंद। बाहर एक तख्ती पर लिखा था, जो देखोगे वो ले जाएगा तुम्हारी आंखें। सूरज ने दरवाजा खोला। अंदर हर जगह दीवारों पर आंखों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने खून से उकेरे हों, और बीच में एक लोहे की कुर्सी थी जिस पर कुछ बैठा था। इंसान नहीं, कोई परछाई जैसी चीज। सूरज जैसे ही करीब गया, उस छाया ने गर्दन घुमाई और वही बच्चे का चेहरा था जो फोटो में धुंधला था। वो बोला, मैं अब साफ दिख रहा हूं ना? सूरज चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो वहां से भागा, भागते भागते गिरा। दरवाजा बंद हो गया। उसने खरोंचें मारी, चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुन सका। अगले दिन मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि सूरज अपनी मां के साथ नहीं दिखा, और हवेली की छत पर एक नई फोटो टंगी मिली जिसमें अब 4 चेहरे थे, बूढ़ा आदमी, औरत, बच्चा और सूरज। और तब से जब भी कोई हवेली के पास जाता है, दीवार पर एक नई आंख उभर जाती है। और कभी कभी रात में कोई कहता है, मैं अब साफ दिख रहा हूं ना? सूरज के गायब होने के बाद कॉलोनी की दीवारों पर आंखों के निशान हर रात और गहरे होते गए, और लोग कहते हैं कि अब वो हवेली खुद चलती है। हाँ, वो इमारत अब किसी की परछाई देखकर अपने अंदर खींच लेती है। और जब सूरज की मां गायब हुई तो किसी ने नहीं देखा कि वो कहां गई, लेकिन तीसरी रात उसके कमरे की दीवार पर एक नया निशान उभरा। एक औरत की हंसती हुई आंखें, लेकिन उसके नीचे खून से लिखा था, अब वो मेरी मां है। कॉलोनी के लोगों ने प्रशासन से कहकर हवेली को गिराने की कोशिश की, लेकिन जो भी मजदूर भेजे गए वे उसी रात लौटे ही नहीं, और अगली सुबह उनके घरों के दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर टंगी मिली जिसमें उनकी जगह सूरज बैठा था। हर दिन किसी न किसी घर में से अजीब सी सुगंध आने लगी, वो सुगंध जो सूरज को हवेली के अंदर महसूस हुई थी। और धीरे धीरे कॉलोनी के बच्चे बीमार पड़ने लगे। उनके सपनों में एक बच्चा आता और कहता, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, मुझे चाहिए। कुछ बच्चों ने बोलना बंद कर दिया,
और जब डॉक्टरों ने एमआरआई स्कैन किया तो उनके मस्तिष्क में एक जैसे अंधेरे धब्बे दिखे, जैसे किसी ने अंदर से कुछ जला दिया हो। तभी कॉलोनी में एक नया परिवार आया, शर्मा जी का, जिन्होंने किसी से भी हवेली के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन उनकी 10 साल की बेटी काव्या बचपन से ही अजीब चीजें महसूस करती थी, और पहली ही रात वो चिल्लाई, मम्मी, उस फोटो वाला लड़का मेरी खिड़की पर खड़ा है। सबने समझा कोई सपना देखा होगा। लेकिन अगली सुबह काव्या की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और उसने मां से बस एक बात कही। उसने कहा, मैं अब साफ दिख रही हूं ना। ये वही लाइन थी जो सूरज ने हवेली में छाया से सुनी थी। शर्मा जी डर गए और उन्होंने काव्या को रिश्तेदारों के घर भेजने की कोशिश की। लेकिन ट्रेन में बैठते वक्त काव्या ने प्लेटफॉर्म पर उस कुर्सी को देखा, वही लोहे की कुर्सी जो हवेली के तहखाने में थी। और प्लेटफॉर्म पर भी वही गंध, वही सन्नाटा और वही आंखें। उससे सह के आंखें उसने चीख मारी। लड़का पीछे खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, मैं अब साफ दिख रहा हूं ना। धीरे धीरे यह डर एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगा। हर वो व्यक्ति जिसने उस हवेली की तरफ देखा, उसकी आंखें भारी हो जाती, और 2 दिन के भीतर या तो वो पागल हो जाता या फिर उसकी आंखें सफेद हो जाती, जैसे किसी ने आत्मा खींच ली हो। अब पुलिस ने उस कॉलोनी को सील कर दिया, लेकिन हर रात सीसीटीवी कैमरों में सिर्फ एक आकृति कैद होती है, लोहे की कुर्सी, उस पर बैठा वो बच्चा, और उसके हाथ में एक कैमरा जो सीधे कैमरे की तरफ देखकर क्लिक करता है, जैसे हर बार एक और तस्वीर में किसी को जोड़ने आया हो। और जब अधिकारियों ने तस्वीरें निकालकर देखी तो हर फोटो में किसी न किसी अधिकारी का चेहरा जुड़ चुका था। और आखिरी तस्वीर में अब आप और मैं भी दिखते हैं, क्योंकि कहानी जो पढ़ते हैं वो भी दिखने लगते हैं। और वो फिर पूछता है, अब तुम भी मुझे साफ देख पा रहे हो ना। अब तक जो भी इस कहानी को जानता, देखता या सुनता, उसकी आंखें भारी होने लगती थीं, जैसे कोई अदृश्य वजन हर बार उनकी पलकों पर बैठ जाता हो। और फिर शुरू होता है एक ही सपना, जिसमें एक कुर्सी, एक पुरानी हवेली और एक बच्चा होता है। लेकिन अब उस बच्चे की जगह वो चेहरा होता है जिसने कहानी पढ़ी। हाँ, अब सूरज की जगह तुम हो, और वो चेहरा जो दीवार पर उभरता है वो तुम्हारा है, क्योंकि हर रात जब कोई इस कहानी को दोबारा पढ़ता है या सुनता है, वो बच्चा खुद को उनकी आंखों में उतार देता है। पहले सिर्फ हल्का सा अक्स, फिर पूरी परछाई, और फिर एक आवाज जो नींद के अंदर धीमी धीमी फुसफुसाती है, क्या अब मैं साफ दिख रहा हूं। और लोग जो इस कहानी को मजाक समझते थे, अब अपने शीशों में खुद को नहीं देख पाते, क्योंकि शीशे में अब वो खड़ा होता है, बच्चा नहीं बल्कि वो छाया जो उस लोहे की कुर्सी पर बैठी हंस रही होती है। और उसकी गोद में एक पुराना कैमरा होता है जो हर रात एक नई तस्वीर क्लिक करता है। और अगली सुबह उस तस्वीर में वही इंसान होता है जिसने पिछली रात इसे पढ़ा था। अब डर केवल हवेली या तस्वीरों तक सीमित नहीं रहा, अब वो कहानी के शब्दों में छिप गया है। अब हर अक्षर के अंदर वो आंखें हैं जो तुम पर टिकी हैं। और अब यह कहानी बंद नहीं होगी, क्योंकि हर बार जब कोई इसे दोहराएगा, ये और गहरी होगी। और अब अगला निशान शायद तुम्हारी दीवार पर बनेगा, शायद अगली तस्वीर में तुम हो, शायद अगली रात कोई तुम्हारे कमरे की खिड़की पर फुसफुसाएगा, मैं अब साफ दिख रहा हूं ना। अब तक जिसने भी उस तस्वीर को देखा, कहानी को पढ़ा, या सिर में बस एक पल को भी उसे याद किया, वो धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आदतें, उसका चेहरा, उसकी नींद, सब कुछ जैसे किसी और के कब्जे में चला गया। और अब जब सूरज की कॉलोनी के बाहर एक नया बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है खाली मकान, किराए पर उपलब्ध, तो वहां एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है। उन्हें कुछ नहीं पता उस हवेली की पुरानी परछाइयों के बारे में। और पहली ही रात जब उनका बेटा रोहित घर के कमरे में बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था, उसने मां से पूछा, मम्मी, ये अंकल कौन हैं जो मेरी कुर्सी पर बैठे हैं। मां मुस्कुराई, कोई नहीं बेटा, वहां तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां वाकई एक पुरानी लोहे की कुर्सी थी जो कभी घर में थी ही नहीं, और उस पर कोई बैठा नहीं था, बल्कि जुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसकी परछाई को कुर्सी पर चिपका दिया हो। और रोहित अब उसी तरह से बोलने लगा है, मैं अब साफ दिख रहा हूं ना। अब डर एक कहानी नहीं, एक बीमारी बन गया है जो हर पंक्ति के साथ आगे बढ़ता है, हर दृश्य के साथ गहराता है। और अब अगली बार जब कोई यह कहानी दोहराएगा,
हो सकता है उनके कमरे की दीवार पर भी एक नई आंख उभरे और वो आंख केवल देखती नहीं, तुम्हारे सपनों में उतरती है। अब रोहित को हर रात एक ही सपना आता है। वो अंधेरे में लोहे की कुर्सी पर बैठा है, उसके सामने एक कैमरा रखा है और उस कैमरे की लेंस के भीतर कोई उसका चेहरा चुपचाप निहार रहा है। कैमरे की फ्लैश हर बार तब जलती है जब रोहित पलके झपकाता है, और जब वह जागता है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं, जैसे पूरी रात किसी और ने उसकी आंखों से देखा हो। उसके कमरे की दीवार पर अब बच्चों के हाथों से बनी अजीब आकृतियां उभरने लगी हैं। आंखें, कैमरे, कैमरे और एक वाक्य जो हर तरफ दोहराया जाता है, अब मैं तुम्हारे अंदर साफ दिख रहा हूं। उसकी मां ने इन दीवारों को 2 बार पोतवाया, लेकिन हर बार अगली सुबह वो चिन्ह पहले से ज्यादा गहरे होकर लौटते। और फिर एक दिन रोहित गायब हो गया। केवल उसकी स्कूल की ड्रेस फर्श पर नीटली रखी थी, जैसे किसी ने समय लेकर उसे उतारा हो। और उसके बगल में एक पुराना कैमरा रखा था, वही जो पहले उस हवेली में दिखता था, लेकिन अब हर जगह दिखता है, क्योंकि अब वो कैमरा खुद डर बन चुका है, जो हर बार क्लिक करता है किसी नए इंसान की रूह को कैद करने। और अब हर बार जब कोई इंसान शीशे में खुद को देखता है, कैमरे की एक हल्की सी फ्लैश उनके माथे पर चमकती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और फिर उनके सपनों में शुरू होता है वही सवाल, मैं अब तुम्हारे अंदर साफ दिख रहा हूं ना? अब तुम चाहो भी तो इस कहानी से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अब यह सिर्फ कहानी नहीं, तुम्हारा आईना बन चुकी है। और अगली बार जब तुम सोओगे, एक कुर्सी खड़ी होगी तुम्हारे पलंग के पास, तो उसके नीचे रखा कैमरा तुम्हारे जागने का इंतजार करेगा।